खास कार्यक्रम कोरोना को हराना है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से हम सभी प्रभावित हैं और डॉक्टर की सलाह और कोविड गाइडलाइन कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमें क्या करना है, किन बातों की सावधानी रखनी है और कोरोना से ठीक होने के बाद क्या कुछ लक्षण आ रहे हैं और किन लक्षणों के आधार पर हमें कोरोना टेस्ट कराना है। पॉजिटिव अगर आ जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। कोरोना से जुड़े तमाम सवाल और शंकाएं अगर आपके मन में हैं तो हमारे समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन गुप्ता, डायरेक्टर ओम नेत्र केंद्र एंड लेजर विजन रायपुर से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नमस्कार। अब ये भी एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि तीसरी लहर भी अगले 6 महीने में आ जाए। ऐसे में किस तरह से हमें निपटना होगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है और संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में लॉकडाउन खुल जाए। क्या कुछ सावधानियां और किस तरह की स्थितियां अब हम देख रहे हैं? थैंक यू श्वेता जी फॉर हैविंग मी। सबसे जरूरी चीज तो यही है कि हम आश्वस्त नहीं हों। जैसे फर्स्ट वेव के बाद हम आश्वस्त हो गए थे, हम आश्वस्त नहीं रहें, सतर्कता बरतते रहें और जिसको हम बोलते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ की हैंड हाइजीन, हाथ धोते रहें और मास्क पहन के रखें जब भी हम पब्लिक में हैं या वर्क प्लेस पे भी हैं जहां हम और लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तब तक हमें इस बिहेवियर के लिए बोला जा रहा है, हमको वो बिहेवियर कंटिन्यू करना है, भले केसेस कम हो जाएं या अभी फिलहाल खत्म हो जाएं। कुछ महीनों के लिए तो अभी अपने को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जितना भी हो सके संभव करना, वो अपने को भी करना ही है। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तक हमने कोरोना को देखा कि कोरोना से लोग ठीक भी हो रहे थे, लेकिन अब म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा खतरनाक लग रहा है। क्योंकि कोरोना से तो लोग ठीक हो रहे थे, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन ब्लैक फंगस में कहा जा रहा है कि जबड़े निकाल लिए जा रहे हैं, दिमाग पर असर पड़ रहा है और यहां तक कि कई लोगों के नेत्र भी निकालने लगे। चूंकि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तो समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये ब्लैक फंगस है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस एक्चुअली जो म्यूकोरमाइकोसिस जो डिजीज है, ये ऑलरेडी पूरे अपने एनवायरनमेंट में अपने सारे चारों तरफ ऑलरेडी फैला हुआ है। इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तब ये हावी हो जाता है आपके ऊपर। तो खास तौर से जो कोविड से उभर रहे हैं लोग या जो कोविड से ऑलरेडी ग्रसित हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है और खास तौर से डायबिटिक हैं और डायबिटिक और कि होने के बावजूद उनको स्टेरॉइड्स हम देना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स ऐसे केसेस में लाइफ सेविंग ड्रग, मतलब जिंदगी को जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब ये डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड रहेगी या फिर हम अपने स्टेरॉइड्स अपनी मर्जी से लेते रहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में हमने ये भी देखा है और गूगल वगैरह के चक्कर में कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन, इन तीनों से हमें बचना है। डॉक्टर की सलाह से ही अपने को सब चीज करना है। अगर हमारी डायबिटीज अनकंट्रोल रहेगी और हम खुद अनियमित तौर पे लगातार स्टेरॉइड्स खाते रहेंगे तो ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने के चांसेस अपने बढ़ जाएंगे। डॉक्टर के संपर्क में रहें, उसी के सलाह के हिसाब से ही अपने को स्टेरॉइड्स लेना है और अपने को डायबिटीज कंट्रोल में रखना है और अपने को प्रॉपर खान पान और जो भी अब दवाइयां दी गई हैं कोरोना से उभरने के बाद भी उन्हें कंटिन्यू रखना है, ताकि इम्यूनिटी पावर जो है वो हमारी स्ट्रांग रहे, ताकि इसको हमारी बॉडी ही इसको लड़ ले और बीमारी नहीं आए। बीमारी अगर आएगी तो डेफिनेटली एक खतरनाक बीमारी है और उसको फिर डॉक्टर्स को ही ट्रीट करना है। अगेन उसको सेल्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में हम ना पड़े। और आपसे समझेंगे, लेकिन हमारे साथ कवर्धा से एक कॉलर जुड़ रहे हैं, नागेश्वर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? जी सवाल पूछिए। मैडम, मैं कोरोना पॉजिटिव था और 25 रोज हो गया छुट्टी है हॉस्पिटल से। हेलो जी जी, आप बोलते रहिए। हाँ, और मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है मैडम जी, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है। ऐसा है, कोरोना के बाद जो रिकवरी जो है, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है या ढंग से स्मेल नहीं आ रही या और जो कमजोरी लग रही है, ये समय के साथ ही ठीक होगा। तो आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो प्रॉपर खान पान से और जो भी दवाइयां आपको डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको लेते रहें, उसमें घबराएं नहीं। लेकिन आपको कोई भी चीज लगे कि मेरी तकलीफ बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर के ही संपर्क करें। किसी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से आप अपना इलाज ना करवाएं। और बाकी ये जो सब चीजें जैसे स्वाद नहीं आ रहा है, धीरे से आएगा ही आपको, उसमें आप निश्चिंत रहें, डॉक्टर की सलाह माने। समय कभी कभी 1, 2, 3 महीने तक लग सकता है सब चीजें नॉर्मलाइज होने में।
उसमें अपन हौसले से वो टाइम निकालें और अपना सतर्कता बनाए रखें अपन। जी, सतर्कता बनाए रखिए और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो दूर हो जाएगी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हमारे साथ भनपुरी से जुड़ गए हैं चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं पहला डोज लगवा लिया हूँ जी। मेरा उम्र 50 साल का है जी। और दूसरा डोज 42 दिन के बाद बोला था, जाता हूँ बोलता है 84 दिन हो गया है जी। तो उसी के बारे में कुछ बात करना था मैडम। जी, इस वक्त अब 3 महीने का गैप, जो 84 दिन बोल रहे हैं, 3 महीने के गैप के बाद लगाने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ये एक नई चीज और नई तकलीफ और जो पैंडेमिक जिसको बोल रहे हैं, इसको हम फेस कर रहे हैं और रोज हमारे पास नई जानकारी और नई चीजें आ रही हैं। उस हिसाब से हमारी जो गाइडलाइंस हैं, जो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं, जो डॉक्टर्स हाईएस्ट लेवल पे हैं, उसके हिसाब से गाइडलाइंस आ रही हैं। तो कुछ चीजें चेंज होता रहता है। जो पहले 28 से 48 दिन था, अब वो 3 मंथ्स बोला जा रहा है। तो जैसे गाइडलाइंस के हिसाब से आपको लगेगा। आज की गाइडलाइन 3 महीने बाद की है, तो आप आराम से बाकी चीजें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, मास्क पहनना, हाथ धोना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, उसको बनाए रखें आप। और सेकेंड डोज जैसे 3 महीने है तो 3 महीने बाद ही आप जाके लगाएं। उसमें बार बार जाके आप खुद ही परेशान होंगे। अगर गाइडलाइन जल्दी की होगी, आपको खुद ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तभी आप लगवाएं, है ना? तो तभी आप लगवाएं, अदरवाइज परेशान ना हो। हमारे साथ अजीज खत्री जी जुड़ गए महासमुंद से। अजीज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या कुछ जानना है आपको? जी डॉक्टर गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम जी अभिवादन आपका जी। डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज को करीब 15-20 दिन 5-6 महीना हो गया, उसको मोतियाबिंद की शिकायत है। अब डॉक्टर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मोतियाबिंद उतरने के बाद ही उसमें लेंस लगाया जा सकता है। तो अभी वर्तमान में क्या डॉक्टर साहब की वो बार बार आंख से आंसू भी आ रहा है और कीचड़ भी आ जाता है रात को। तो उस वक्त अभी मुझे क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए साहब? एक कोरोना काल में ऑपरेशन हो सकता है? जी जी, देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर मोतियाबिंद उतरा है और नजर कमजोर हो गई है तो शुरुआती दौर में तो चश्मे से इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जिससे उनका काम चल जाएगा। लेकिन अगर नजर और ज्यादा रोशनी कमजोर हुई तो फिर मोतिया का एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। जब तक अगर चश्मे से या उससे काम चल रहा है उनका, तो अपन चला सकते हैं। अगर चश्मे से भी स्पष्ट रोशनी नहीं है, फिर ऑपरेशन से ही उनको पूरी रोशनी दे सकेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है जो आप बोल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, कीचड़ आ रहा है, ये तो कोई सामान्य सी प्रॉब्लम या कोई माइल्ड इन्फेक्शन या कोई बहुत ज्यादा टीवी, बहुत ज्यादा मोबाइल के सामने बैठने से भी सब हो सकता है। तो कोई भी अपने नजदीक के नेत्र विशेषज्ञ को दिखा लें, वो तो उसको दवाइयां देके ड्रॉप्स वगैरह से वो आपकी समस्या हल हो जाएगी। आप कह रहे थे कि ब्लैक फंगस जो है वो एक तरह से फंगस है। फंगस के बारे में क्या, जिस तरह से हमने देखा कि कभी लग जाती है, नमी वाले इलाके में लग जाती है, क्षेत्र होते हैं वहां लग जाती है, या फिर घरों में ही कई बार कपड़ों में भी लग जाती है, तो क्या फंगस वही फंगस, या देखें कि खराब हो जाता है खाना, उसमें भी वो फंगस लग जाती है, तो क्या ये फंगस वही है या और दूसरी तरह की फंगस है? फंगस तो बहुत तरीके के रहते हैं। ऐसे फंगस भी जिनको हम खाते हैं, जैसे मशरूम जी। तो फंगस तो बहुत तरीके के रहते हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस है, ये ऑलरेडी हमारे पूरे एनवायरनमेंट में चारों तरफ हर जगह सर्वत्र फैला ही हुआ है और सारा टाइम ही रहता रहा है। और ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है। कोरोना में भी जिनको हो रहा है, इनको भी बहुत स्मॉल परसेंटेज में, बहुत कम मात्रा में कुछ लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। खास तौर से जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या जरूरत से ज्यादा उन्होंने स्टेरॉइड्स ले लिए हैं, मोस्टली अपने मर्जी से ही, तो उन चीजों को में ही ये हो रहा है। ये एनवायरनमेंट में रहता है। जब भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये हावी हो जाता है। इसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन बोलते हैं। हमारी आंख में, मुंह में, हमारे पूरे शरीर में दुनिया भर का फंगस बैक्टीरिया भी हैं, वो भी जैसे आप कमजोर होते हैं वो हावी हो जाते हैं। तो बस अपने को इम्यूनिटी अपने को बना के रखनी है और सतर्क रहना है, मेनली दूर हो जाए। हमारे साथ दशिनेन्द्र जी हैं कुरूद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, आपको क्या जानना है? अरे हाँ जी, ये जैसा एक सब बोल रहे हैं कि एसी में रहने से या ठंडा चीज खाने से कोविड-19 इफेक्ट होने की संभावना बहुत अधिक रहता है या फिर नुकसान करता है जी, तो क्या ये सही है? देखिए, एसी में जो कोरोना के कीटाणु हैं, अगर जिस एसी कमरे में आप बैठते हैं या जहां पे आप गए हैं वहां और लोग हैं और किसी को कोरोना है और कोरोना वो के कीटाणु उन्होंने छोड़े हैं अपने सांस के द्वारा, तो एसी के एनवायरनमेंट में वो ज्यादा देर टिक के रहते हैं। एसी की
इसलिए टिक के रहने की वजह से आपको वहां से कोरोना इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जहां तक हो सके एसी आप ना चलाएं या उसे कम पे चलाएं, और थोड़ा वेंटिलेशन या बीच में एक आध खिड़की भी खोल के रखें, दरवाजा बीच में खोल के रखें और तब एसी में रहें, ताकि जो कीटाणु है अगर वहां पे है कोरोना संबंधित कीटाणु या कोरोना संबंधित कोई स्प्रेडर मरीज है तो उससे अपने को तकलीफ ना हो। वो नॉन एसी में भी कोरोना फैल सकता है, सड़क पे भी फैल सकता है, हर जगह फैल सकता है। एसी में ज्यादा देर वो टिकता है, इसलिए उससे प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये भ्रम था कि एसी में रहते हैं इस वजह से कोरोना जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने खासतौर से बात बताई कि अगर कोरोना पेशेंट है और एसी में है तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, या फिर वेंटिलेटर या फिर जो दरवाजा खोल दीजिए या फिर खिड़कियां जो है वो खोल सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे कि थर्ड वेव की संभावना है और कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है कि बच्चों में इसका जो है ज्यादा खतरा हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में रहता है, और ऐसे में आंखों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इफेक्ट ज्यादा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। बच्चों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन है? बच्चों के लिए देखिए, अभी ऑनलाइन ऐसी मजबूरी है कि आइडियली एज नेत्र विशेषज्ञ के हिसाब से मैं चाहूंगा कि 14-15 साल से कम के किसी भी बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन नहीं दिया जाए, कभी भी नहीं दिया जाए। पर ये मजबूरी का समय था, बच्चों का साल हम खराब करना नहीं चाहते थे। हर एक घर में ऐसी सुविधा नहीं होती कि हर सब घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, तो मोबाइल पे क्लासेस चल रही थी। जहां तक क्लासेस का सवाल है, क्लासेस के बाद कोई भी बच्चा 14-15 साल से कम का है उनको बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। मोबाइल बहुत, स्मार्टफोन खासतौर से, ये बहुत ही खतरनाक और बच्चों के लिए घातक चीज है। इससे जो नेत्र संबंधित बीमारियां होती हैं, नजर कमजोर होती हैं, थकान है, चश्मा लगता है, ये सबसे मोबाइल की छोटी समस्या है। मोबाइल में बहुत ही खतरनाक और बड़ी लत लगाने वाली गेम्स हैं जिसमें बच्चे बहुत ही घातक टाइप की चीजें कर जाते हैं, और बहुत स्मार्टफोन में बहुत गंदगी है। और अगर मैं सबसे सॉफ्ट वर्ड में बोलना चाहूं, जो एक समय से पहले बच्चों के हाथ में नहीं आना चाहिए मोबाइल। लेकिन अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स की मजबूरी है कि बच्चों को उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल देना जरूरी हो गया। हम और चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नागपुर से प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नाना, एक मेरा सवाल है, मेरे दोस्त ने दूसरा डोज लगवाया जी। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए। दूसरा डोज लगाने के बाद उन्होंने 2 दिन के बाद ड्रिंक कर ली उन्होंने, तो क्या उसका आपको फायदा यानी बेनिफिट रहेगा या उसका कुछ लॉस रहेगा? जी देखिए, 2 डोज लगाने के 2 दिन के बाद तो उनको ड्रिंक वैसे नहीं करना चाहिए। बाकी एक कुछ समय बाद, लेट से 15 दिन के बाद ओकेजनल जो कभी कभार अगर कोई ड्रिंक करता है उसमें कोई ऐसा नुकसान होने का अंदेशा नहीं है। पर लगातार पीने से तो शराब आपको नुकसान ही करेगी। और कोरोना से उभरने के बाद, कोरोना से ग्रसित होने के समय या वैक्सीन लगाने के कुछ समय बाद एटलीस्ट 10 से 15 दिन अपन अल्कोहल को अवॉइड करेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जी, तो 10 से 15 दिन का जो डोज है वो अवॉइड करना है अल्कोहल के लिए। डॉक्टर साहब ये सजेस्ट फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हम बच्चों की बात कर रहे थे, खासतौर से ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी बच्चों को मोबाइल देना जरूरी है, और ऐसे में ये भी आशंका कि थर्ड वेव में बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं। थर्ड वेव के लिए क्या कुछ तैयारी अगर हम करने की बात करें तो अभी तो खैर घर पे ही, ना ग्राउंड पे जाते हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, और ऐसे में किस तरह से बच्चों को सेफ रख सकते हैं हम आगे? बच्चों को हमारे एनवायरनमेंट में ही है, और अगर हमारे घर में किसी को हो जाता है कोरोना तो हम बच्चों को हमको प्रोटेक्ट करना है, उनको उनसे आइसोलेट करना है। अगर घर में हमारे मेंबर्स ज्यादा हैं और घर हमारा उतना बड़ा नहीं है, फिर जो मेंबर कोरोना ग्रस्त है उसको फिर बाहर कहीं हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत अगर नहीं भी है तो कोविड केयर सेंटर में जाएं, ताकि बच्चे और खास तौर से बुजुर्ग माता पिता घर में हैं तो वो अपने बचे रहें। दूसरी बात है, बच्चे स्कूल, थर्ड वेव है, अगर थर्ड वेव आती है, कब आती है, कैसे आती है, उसका कोई प्रिडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये मान के चल रहे हैं तब तक शायद स्कूल शुरू करने की स्थिति में हम लोग हो जाएंगे, यही हम चाह रहे हैं। बच्चे साल भर से घर पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि जितना भी टीचिंग स्टाफ है स्कूल्स का, उन टीचिंग स्टाफ को टोटल वैक्सीनेट वो हो जाए अपने दोनों डोज के स्कूल खुलने से पहले। और हमारे बच्चों को जब हम घर से बाहर छोड़ते हैं तो बच्चों को अच्छे से एजुकेट करें हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, और रेगुलरली हाथ धोने का, और बच्चों की डाइट का हम ख्याल रखें, और स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल, टीवी जितना हो सके हम उसको कम रखें।
जी, तो खास तौर से डॉक्टर साहब आपने कहा फॉरेन कंट्रीज में भी अब स्कूल खुल गया और वहां पर देखा भी जा रहा है कि बच्चे किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का यूज कर रहे हैं और फिर जो स्कूल है उनका शुरू हो चुका है। हमारे साथ महेश जी जुड़ गए हैं रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, ये बोल रहा था कि मेरे नाक से ना 2 दिन खून निकला था। जी, ठीक है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, बोले गर्मी की वजह से हो सकता, फिर अभी 1 वीक हो गया, लेकिन उसके बाद से तो नहीं हुआ ऐसा। तो क्या हो सकता है उसके लिए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर आपने एक ENT सर्जन को दिखाया है तो फिर आप ज्यादा चिंता ना करें। अगर आपने एक लोकल ऐसे नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया तो ENT सर्जन को दिखा दें, खास तौर से अगर आपको इससे पहले भी नाक से ब्लीडिंग हुई है तो। एक चीज। दूसरा, अपना ब्लड प्रेशर आप जरूर किसी डॉक्टर से मॉनिटर करवाएं, वो भी एक कारण हो सकता है। तो दोनों चीजें, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवा लें और एक ENT डॉक्टर को दिखा दें। कहीं और कोई मेजर समस्या तो नहीं जिससे दोबारा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो। हम बात कर रहे थे बच्चों की, और नेत्र विशेषज्ञ हैं चूंकि आप लगातार मोबाइल पे भी खेल रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं और टीवी पर भी देख रहे हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, और ऐसे में हमें अपनी आंखों को किस तरह से सेफ रखना है? सुरक्षा की अगर हम बात करें तो किस तरह से हमें बचाना है अपनी आंखों को? देखिए, एक तो जहां तक हो सके, प्रैक्टिकली जहां संभव हो, जहां तक व्यवहारिक तौर पे, तो अपन स्क्रीन टाइम जितना हो सके उसे कम रखें। जैसे बच्चों की क्लासेस हैं या कोई ऑनलाइन वर्क कर रहा है तो वो तो आप काम तो आप नहीं छोड़ सकते, बच्चों की क्लासेस नहीं छुड़वा सकते। जो हम काम कर रहे हैं या क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बच्चे, उसमें जो ब्रेक है उस ब्रेक में कोई भी स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं होना चाहिए, बड़े भी ना करें। जैसे मैं ऑनलाइन मैं काम कर रहा हूं और ब्रेक में मैं टीवी देख रहा हूं या व्हाट्सएप देख रहा हूं, बच्चे ऑनलाइन से फिर व्हाट्सएप देख रहे हैं। ब्रेक में आंख को आराम देना है, 1-2 मिनट आंख बंद करके बैठे, 1-2 मिनट खिड़की दरवाजे से बाहर दूर की चीज देखें, सड़क आसमान वगैरह। आंख को बार बार धोएं नहीं, जितना आंख को धोएंगे आंख और ड्राई और खुश्क होगी, जो कि एसी से, टीवी से, मोबाइल से, कंप्यूटर से ऑलरेडी खुश्क हो रही है। और जितना हो सके अपन काम के अलावा, पढ़ाई के अलावा स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें। बच्चों के लिए खास तौर से खाना खाने के समय बच्चों को टीवी अलाउ नहीं करें। उसमें जो मेन वर्क है अपने का खाना खाने का, वो ढंग से बच्चे करें। उस टाइम टीवी बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद रहना चाहिए और टीवी का टाइम भी उससे कम हो जाएगा। और बच्चों को दूसरी गेम्स में इन्वॉल्व करें, घर में जो घर में बाकी गेम्स अपन खेलते हैं वो। जी, तो डॉक्टर साहब आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। लोगों में जनरली भ्रम है कि हमें आंखों को अपना लगातार धोते रहना है, तो आपने ये अच्छी बात बताई कि हमें बार बार अपनी आंखों को नहीं धोना है और दूसरी तरफ हमें दूर की चीजों को देखना है, थोड़ा सा स्क्रीन से हटकर। तो ये खास तौर से आपको ध्यान रखना है। हमारे साथ नेहा जी जुड़ गए हैं दुर्ग से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती है? हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, एक्चुअली मैंने, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैंने एक्चुअली सर फर्स्ट डोज लगाया था, तो सर उसके बाद में थोड़ा सा सर घबराहट सी, एक रेस्टलेस सा फील हो रहा था सर। तो क्या ये वैक्सीन के कारण है सर? ये भी एक लक्षण है वैक्सीन का? वैक्सीन की वजह से भी ये हो सकता है, और वैक्सीन की वजह से कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स कुछ लोगों को हो सकते हैं, होते भी हैं। कभी किसी को फीवर भी आ सकता है, घबराहट वगैरह भी हो सकता है। अगर वैक्सीन लगाया आपको काफी समय हो गया है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, या घबराहट आपको पहले भी और बाद में भी लगातार हो रही है, फिर अपने फिजिशियन को जरूर संपर्क कर लें। और माइल्ड साइड इफेक्ट्स किसी किसी को वैक्सीन के बाद हो सकते हैं और होते भी हैं। जी, तो माइल्ड सिम्टम्स होने की संभावना हो सकती है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद। तो हमसे डॉक्टर साहब हम यही जान रहे हैं कि किस तरह से हमें आंखों को देखभाल करनी है, आंखों की सुरक्षा करनी है। और आगे हम ब्लैक फंगस के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको खास तौर से हो रहा है, उनके लिए अगर हम बात करें तो जो कोरोना से ठीक हुए हैं पहले से कुछ खास तौर से वो ध्यान रखें अपनी आंखों के लिए? आंखों के लिए और नॉर्मल की अगर, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा एक अंदेशा है ये सब बीमारी होने का, तो एकदम ध्यान रखें कि स्टेरॉइड्स उनको दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। अगर दिए जा रहे हैं तो कौन दे रहा है, और अपने फिजिशियन भी अगर दे रहे हैं स्टेरॉइड्स तो उनसे संपर्क में रहें। सर डॉक्टर साहब मुझे कितना लेना है, कितना नहीं लेना। और स्टेरॉइड्स के चलते बहुत स्ट्रिक्टली अपने शुगर को मॉनिटर करें ताकि उनकी डायबिटीज एकदम स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रहे। और जो शुरुआती बीमारी के लक्षण है, जैसे चेहरे के एक साइड में अपने को आभास नहीं होना, कुछ महसूस नहीं कर पाना, फीलिंग्स नहीं आना, या दर्द है, या नाक से कोई डिस्चार्ज है, या आंख में कोई सूजन आ रही है, तो इन, या दर्द हो रहा है एक साइड ऑफ फेस में,
या अपने तालू में कोई ब्लैक डिस्कलरेशन या दांत में कोई दर्द हो रहा है, तो जो शुरुआती लक्षण है उनको अपने मॉनिटर करें और अगर हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि बीमारी बढ़ने से पहले उसको इजीली हम हैंडल कर सकें। जी, ये सही कहा आपने, शुरुआती लक्षण में ही हैंडल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी है कि अगर शुरुआत में कोई लक्षण हो और जल्दी से उसका इलाज किया जाए, डायग्नोस हो जाए, तो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन क्या कुछ लक्षण शुरुआत में होंगे पेशेंट में जिससे पता चलेगा कि हो सकता है ये ब्लैक फंगस जो है वो आगे जाकर हो सकता है? क्या कुछ लक्षण होते हैं शुरुआत में? जैसे मैंने बताया, पोस्ट कोरोना स्पेशली डायबिटिक्स पे और स्पेशली जिनको कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स ज्यादा मात्रा में दिए गए हैं, उनको देखना है कि कहीं नाक में कोई दर्द, नाक में कोई ब्लैक या ब्राउन डिस्चार्ज, आंख में दर्द, आंख में कम दिखना शुरू होना, डबल दिखना शुरू होना, चेहरे की एक साइड पे फीलिंग या महसूस या टच महसूस नहीं होना या दर्द होना, ये सब चीजें हैं। तालू में डिस्कलरेशन, दांत में दर्द होना, तो ये सब चीजें अगर हैं तो ये एक शुरुआती लक्षण हो सकते हैं ये म्यूकोरमाइकोसिस के हों, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास और उससे भी सबसे बेहतर ENT डॉक्टर के पास अपन जाके दिखाएं, ताकि अगर वो म्यूकोरमाइकोसिस का शुरुआती लक्षण है। डॉक्टर साहब, हम ब्लैक फंगस की ही बात कर रहे हैं और स्टेरॉइड की आपने बात की है। स्टेरॉइड जब डॉक्टर देते हैं खासतौर से पेशेंट को, तो पहले से कोई जो साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए भी कोई साइड इफेक्ट की दवाइयां जो है वो खासतौर से प्रिस्क्राइब करते होंगे। हो सकता है कि जो पेशेंट है वो कई बार बहुत सारी दवाइयां हैं तो नहीं खा रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, दवाइयां नहीं खा रहे हैं, इस वजह से भी हो रहा है क्या? ऐसा हो सकता है? जो भी नॉर्मल कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं किसी भी मेडिसिन के, उसका ऑटोमेटिकली जब एक वो दवाई कोई स्ट्रांग मेडिसिन दी जाती है, स्टेरॉइड एक स्ट्रांग मेडिसिन है, जैसे माना लाइफ सेविंग, जीवन रक्षक मेडिसिन है ये, तो इतनी स्ट्रांग मेडिसिन है। आंख में दी जाएगी तो विजन मतलब दृष्टि रक्षक, विजन सेविंग मेडिसिन है ये, तो साइड इफेक्ट का पूरा ख्याल रखा जाता है और पूरी डोजिंग नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी, नॉन कोरोना पेशेंट में भी स्टेरॉइड्स की डोजिंग बहुत स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स मॉनिटर करते हैं। और अगर वो स्ट्रिक्टली डॉक्टर मॉनिटरिंग में स्टेरॉइड्स दिए जाए तो लॉन्ग टर्म कोई भी नुकसान नहीं होता है पेशेंट को, उससे आराम या तकलीफ में आराम ही मिलता है। प्रॉब्लम तभी आती है, समस्या तभी आएगी जब वो मॉनिटर नहीं होंगे या हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं कि डॉक्टर ने फलाना चीज के लिए फलाना दवाई दी थी, अब मुझे फिर वही तकलीफ हो रही, मैं वही दवाई खा लेते हूं, जाके डॉक्टर के पास नहीं जाती हूं। ज्यादा समस्या उस चीज से क्रिएट होती है। तो ज्यादातर समस्या उस चीज से भी क्रिएट होती है, कई बार हम लापरवाही बरत देते हैं, तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, मेडिसिन प्रॉपरली जो गाइड में दी गई है वो खाते रहिए। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे कि आंखों की अगर हम बात करते हैं तो एक कहा जाता है कि स्क्रीन सेवर भी आता है, चश्मा अगर हम लगा लें, जैसे हम कंप्यूटर पे बैठे या टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो क्या वो बचाता है, वाकई में है सेफर? देखिए, वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको फायदा या इंप्रूवमेंट देगा। ब्लू कट ग्लासेस आते हैं या स्क्रीन सेवर, उसको पहनने से हमको आश्वस्त नहीं होना है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्क्रीन सेवर ग्लासेस पहन लिए हैं या स्क्रीन को हमने कवर कर लिया है तो मैं 6 की बजाय 14 घंटे स्क्रीन के सामने बैठूंगा, वो अपने को नुकसान करेगा ही। हमको स्क्रीन टाइम को मॉडरेट मतलब एक लिमिट में रखना ही है, तब ये चीजें हमें फायदा करेंगी। जैसे कि हेलमेट पहन के मैं फिर ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एक्सीडेंट नहीं होगा, मुझे ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे हेलमेट पहनने के बाद। तो स्क्रीन सेवर लगाने के बाद या ब्लू कट ग्लासेस हम अगर पहनते हैं जो रेडिएशन है उससे बचने के लिए, हमको टाइम फिर भी लिमिटेड ही रखना है, स्क्रीन टाइम। उस हम बस स्क्रीन के ही सामने 14 घंटे 18 घंटे बैठे रहेंगे तो वो चीजें हमको नहीं बचाएंगी, वो नुकसान होगा ही अपने। जी, तो नुकसान जरूर होगा, लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें इन चीजों का। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं कि उनकी जो पलकें हैं वो अपने आप बंद होने लग जाती हैं, वो किस वजह से होता है? अपने आप रुक जाती हैं या फिर उन्हें बहुत जोर लगा के उसे खोलना पड़ता है, वो किस वजह से होता है? ये इसके मल्टीपल कारण हैं। नॉर्मल जो फैटिग रहता है उसकी वजह से भी चीजें हो सकती हैं, तो अपने को दिनचर्या, लाइफस्टाइल, वही स्क्रीन टाइम की फिर से बात आ गई, वो सब देखना है। और कुछ बीमारियां भी हैं जिसमें मान लीजिए एक पलक गिर जाती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, किसी चोट की वजह से, किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से, तो उनका फिर डॉक्टर्स जनरली नेत्र विशेषज्ञ मेडिकली या जरूरत पड़ने पे उनका सर्जिकली इलाज किया जाता है। अगर दोनों ही पलकें बार बार गिर रही हैं, थकान से गिर रही हैं, फिर एक माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी रहती है जिसमें मसल्स थक जाते हैं, तो उनके लिए भी अपने को नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना है। वो कुछ टेस्ट करेंगे देखने के लिए कि ये किस कारण
से है, उस हिसाब से मोस्टली इन सब बीमारियों का ज्यादा करके मेडिकली इलाज हो जाता है। रेयरली जो पलक गिरी हुई है या उसके लिए हम सर्जिकल इलाज करते हैं, या बहुत फड़फड़ा रही है तो उसके लिए इंजेक्शन बोटॉक्स वगैरह लगाए जाते हैं जिससे फड़फड़ाना बंद हो जाता है। पर बोटॉक्स के भी फिर कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, पर अदरवाइज कई जो कांस्टेंट आंख फड़कती है जिसको बोलते हैं और फड़कती रहती है, बोटॉक्स ही एकमात्र उसका इलाज रहता है फड़कने का। पर आंख पलक गिर गई है फिर उसका मेडिकली और सर्जिकली डिपेंडिंग ऑन क्या कारण है उसका अपन ट्रीट कर सकते हैं। जनरली सब चीजें अच्छे से ट्रीट हो जाती है। यानी टेस्ट करवाने के बाद रिजल्ट जो है वो उसका मिल जाता है, क्या कुछ होता है। डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते बस अब यही जानना चाहेंगे आपसे कि कहा जाता है कि हरी हरी घास में चलें, लेकिन आजकल शहरी क्षेत्रों में तो ये पॉसिबल नहीं है। योग और एक्सरसाइज करें, कई बार नहीं भी कर पाते। ऐसे में कुछ छोटे छोटे कुछ एक्सरसाइज है कि हम अपने आंखों को अच्छे से सेव कर पाए या आंखों का जो है वो सुरक्षा उसकी बनी रहे। देखिए, हरी हरी घास में चलने का कोई साइंटिफिक या वैज्ञानिक तो कुछ फायदा नहीं है। हाँ, वो सुबह सुबह आप चल रहे हैं और फ्रेश एयर ले रहे हो, वो एक्चुअली अपने को फायदा करता है। तो योगा है, एक्सरसाइज है। अगर ज्यादा विगरस एक्सरसाइज या महंगे महंगे जिम जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह शाम सैर करें, एक ब्रिस्क वॉक करें हफ्ते में 4 से 5 दिन, और एक थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, और एक जहां तक हो सके एक फिक्स दिनचर्या को अपन यूज करें, और तो ये चीजें ही अपने को कारगर रहेंगी। मॉडरेट एक्सरसाइज और एक रेगुलर लाइफस्टाइल, यही आपको लॉन्ग टर्म अच्छी सेहत के लिए कारगर रहेगा। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा जो है वो करते रहें और साथ में दूसरों की भी सुरक्षा बनाए रखें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और अपना समय, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से हमने जाना कि किस तरह से हमें कोरोना को हराना है और साथ में अपनी आंखों का किस तरह से देखभाल करनी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7।